Fine. So in the last lecture, we discussed about the myasthenia gravis. Okay, this was the disease of the myasthenia gravis, in which I gave you the best example. Okay, कि fan को जब आप off करते हो, okay, fine. When you turn off the fan, जब आप fan को off करते हो, so it will take some time. Okay, fan को stop होने में it will take some time, right? Okay, after few minutes, after few seconds, maybe it will completely stop. Fine. ओके तो ये है हमारे पास माइस्थीनिया ग्रेविस का एक एग्जांपल। जो पेशेंट्स होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल बी ओके ओके दे कैन परफॉर्म देयर मूवमेंट, देन आफ्टर दैट आफ्टर सस्टेन्ड मसल एक्टिविटी दे विल फील टायर्ड। ओके एंड दिस इज पेनलेस मसल वीकनेस, राइट। जैसे ही वो थोड़ा सा एक्टिविटी करते हैं, थोड़ा सा एक्टिविटी करने के बाद उनके जो मसल्स है वो थक जाते हैं। ओके एंड दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एनी मोर physical activity, right? Okay, acha, so I gave you many examples related to these, okay, and there were some clinical features myasthenia gravis से related, जैसे कि for example ocular symptoms, right, जिसमें क्या क्या आते थे, extra ocular, right, जिसमें कौन कौन से examples थे, ptosis और diplopia। Fine, we discussed about these conditions, ptosis और diplopia। Okay, fine, diplopia, so it basically means कि जो most prominent features थे वो हमारे cranial features थे, okay, इन दी माइस्थीनिया ग्रेविस, राइट। उसके बाद जो है गेट प्रॉब्लम्स, उसके बाद जो ये फॉर एग्जांपल अपर लिम लोअर लिम मसल वीकनेस आते थे हमारे पास। ओके फाइन, बट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लैम्बार्ट ईटन सिंड्रोम। ओके, लैम्बार्ट ईटन सिंड्रोम है क्या चीज़ हमारे पास, लेट मी डिस्कस दीज विथ यू। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लैम्बर्ट, ओके, विल डिस्कस अबाउट द ईटन Lambert-Eaton syndrome today. Okay, Lambert-Eaton syndrome. So now what basically Lambert-Eaton syndrome is? First of all, you need to understand the basic physiology. फॉर एग्जाम्पल जैसे ही आप कोई भी एक्शन पोटेंशियल सोचते हो, सो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका जो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, राइट, आपका जो फ्रंटल लोब है, उसमें क्या है, उसमें वो इन्फॉर्मेशन जनरेट होता है, राइट। आपने फॉर एग्जांपल मूव करना है अपने हाथ को, आपने चलना है, आपने बैठना है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे प्लानिंग, जो भी प्लानिंग होता है ना, वो यहाँ पे आपके फ्रंटल लोब में होता है। फिर उसके बाद फ्रंटल लोब जैसे ही डिसाइड करता है कि हाँ अभी मैंने जो है कुछ करना है, तो ये फ्रंटल लोब क्या करता है, कुछ अपर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ये इंफॉर्मेशन भेजता है या सिग्नल भेजता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, राइट। फिर स्पाइनल कॉर्ड से ये वाला इंफॉर्मेशन जो है ये आता है हमारे एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। ओके, फिर यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इन द फॉर्म ऑफ द न्यूरो क्या होता है, ये रिलीज होके नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर, नेक्स्ट न्यूरॉन को स्टिमुलेट करता है, राइट। ओके, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये नेक्स्ट न्यूरॉन को स्टिमुलेट करता है। तो ये जो नेक्स्ट न्यूरॉन है हमारे पास, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लोअर मोटर न्यूरॉन, ये लोअर मोटर न्यूरॉन क्या होगा, स्टिमुलेट होगा। फाइन, अब जैसे ही लोअर मोटर न्यूरॉन स्टिमुलेट होता है ना, दिस इज द नर्व एंडिंग। ओके, ये है सेल बॉडी इसका और ये है नर्व एंडिंग इसका। ओके फाइन, तो ये नर्व एंडिंग में क्या होता है कि जैसे ये न्यूरॉन लोअर मोटर न्यूरॉन स्टिमुलेट होता है, एकदम से इसके अंदर जो है सोडियम की इन्फ्लक्स होती है, राइट। इसके अंदर सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं और सेल के अंदर क्या चला जाता है, सोडियम चला जाता है। अंडरस्टूड, ओके फाइन। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही सोडियम एक आफ्टर सम टाइम जब सोडियम ज़्यादा हो जाता है सेल के अंदर, राइट, तो हमारे पास यहाँ पे इसी नर्व एंडिंग के अंदर कुछ हमारे पास चैनल्स होते हैं। ओके, दे आर कॉल्ड एज द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। ओके राइट, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, दैट बेसिकली मीन्स ये जो चैनल्स होते हैं ये क्या करते हैं, कैल्शियम को इनसाइड अलाउ करते हैं। ओके, ये कैल्शियम हमारे पास बाहर से कैल्शियम सेल के अंदर आ गया, राइट, इनसाइड द नर्व एंडिंग। ओके फाइन, तो ये हमारे पास कैल्शियम आ गया। ओके, अब कैल्शियम क्या करता है, जाहिर सी बात है, इन द यस्टरडेज लेक्चर आई टोल्ड यू कि ये जो हमारे पास नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग के अंदर क्या होते हैं, वेजिकल्स होते हैं। ओके, नर्व एंडिंग्स के अंदर क्या होते हैं, वेजिकल्स होते हैं। और वेजिकल्स के अंदर क्या पड़े होते हैं, वेजिकल्स के अंदर पड़े होते हैं इस तरह से छोटे छोटे से न्यूरो ट्रांसमीटर्स। दोज न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर कॉल्ड इज दी what thing, they are called as the acetylcholine। okay, they are called as the acetylcholine। फिर ये जो कैल्शियम, जाहिर सी बात है यहाँ पे एक और प्रोटीन होगा हमारे पास विच इज कॉल्ड सिनेप्टोब्रेमिन। ओके फाइन, तो ये क्या करता है, कैल्शियम जाके, राइट, कैल्शियम जाके ये जो हमारे पास वेजिकल है, वेजिकल को फॉरवर्ड मूव करवाता है। ओके, और ये जो हमारे पास वेजिकल है इसको मेम्ब्रेन के साथ, राइट, इसको न्यूरोलेमा के साथ फ्यूज़ होने में मदद देता है ये। ओके, तो ये जो कैल्शियम है इस वेजिकल को ये लेके जाता है सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के पास। ओके, फिर उसके बाद इसी मेम्ब्रेन के साथ उसको फ्यूज़ होने में हेल्प करता है। ओके, तो ये जो वेजिकल है ये मूव करता है आगे की तरफ।
ओके। और एक टाइम आता है जब ये वेसिकल इस तरह मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होता है, ओके, और इसके अंदर जितना भी फॉर एग्जांपल न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज होता है इन दी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ओके। नाउ दिस एरिया इज कॉल्ड एज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ओके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास न्यूरॉन है और यहाँ पे हमारे पास मसल है। सो ये जो स्पेस है बीच में उसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर का जंक्शन, ओके, न्यूरोमस्कुलर का जंक्शन, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब जाहिर सी बात है, इन द यस्टरडेज लेक्चर आई आल्सो टोल्ड यू दिस इज अ लिटिल रिवीजन, ओके, कि मैंने बताया था आपको यहाँ पे होते सोडियम चैनल्स के साथ इस तरह से क्या पड़े होते हैं, क्या अटैच हुए होते हैं, एसिटाइल कोलिन निकोटिनिक टाइप के रिसेप्टर्स, ओके। ये कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? एसिटाइल, ओके, एसिटाइल कोलिन निकोटिनिक टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये जितना भी एसिटाइल कोलिन यहाँ पे रिलीज हुआ है, दीज एसिटाइल कोलिन विल कम एंड दे विल बाइंड विद दीज एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, ओके। फिर उसके बाद जितना भी सोडियम होगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में या मतलब यहाँ पे, सो दे विल गो इनसाइड द सेल, ओके। और इट्स सम टाइम आफ्टर सम सेलुलर प्रोसेसेस ये जो है हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ओके, फाइन। तो इस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, वी डिस्कस दिस, राइट। अब इसमें लंबार्ड ईटन सिंड्रोम में क्या होता है? लंबार्ड ईटन सिंड्रोम में सिर्फ आपने इतना याद रखना है, ओके, कि लंबार्ड ईटन सिंड्रोम में हमारे पास कुछ एंटीबॉडीज बनते हैं, ओके। यू कैन से ऑटो एंटीबॉडीज का मतलब आपको पता है क्या है? नॉर्मली ये जो एंटीबॉडीज होते हैं, राइट, ये नॉर्मली जो एंटीबॉडीज होते हैं इस शेप के, राइट, ये क्या करते हैं? नॉर्मली जो एंटीबॉडीज होते हैं दे विल फाइट अगेंस्ट सम बैक्टीरिया, सम फॉर एग्जांपल वायरस इन्फेक्शन वगैरह, राइट। इस तरह से इनके अगेंस्ट फाइट करता है ये, ओके। फॉर एग्जांपल दिस इज इन्फेक्शन, राइट। तो इसके अगेंस्ट फाइट करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारे पास एंटीबॉडीज है दे बिकम ऑटो रिएक्टिव का मतलब ये है कि ये हमारे अपने ही सेल के, अपने ही जान के दुश्मन बन जाते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल दिस दिस इज ऑटो एंटीबॉडी, राइट, जो कि हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे भी बना हो, राइट। ये ऑटो एंटीबॉडी क्या करता है? ये जो हमारे पास कैल्शियम चैनल्स है ना, कैल्शियम चैनल्स के साथ आके इस तरह से अटैच हो जाते हैं, फाइन। कैल्शियम चैनल्स के साथ आके अटैच हो जाते हैं इस तरह से। ये जो कैल्शियम चैनल है ये बंद हो गया है। अब कैल्शियम चैनल के बंद होने की वजह से सेल के आउटसाइड में जितना भी कैल्शियम होगा वो सेल के अंदर नहीं जा पाएगा, राइट। अब जब सेल के अंदर कैल्शियम नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है ये वेसिकल्स मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ नहीं होंगे और एसिटाइल कोलिन रिलीज़ नहीं होगा। एसिटाइल कोलिन नहीं होगा तो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन अटैच नहीं होगा और सोडियम चैनल्स ओपन नहीं होंगे। सोडियम चैनल्स जब ओपन नहीं होंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा, ओके, फाइन। सो दिस इज़ बेसिकली लंबार्ड ईटन सिंड्रोम। अगर आपसे कोई पूछे कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लंबार्ड ईटन सिंड्रोम एंड माइस्थीनिया ग्रेविस, यू हैव टू टेल देम कि लंबार्ड ईटन सिंड्रोम में जो हमारे पास एंटीबॉडीज बनती है दैट इज अगेंस्ट द प्री सिनेप्टिक न्यूरोमस्कुलर मेम्ब्रेन, राइट, ओके, दैट इज अगेंस्ट द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक न्यूरॉन है और ये हमारे पास प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, राइट। ये जो बीच में आपको एक स्पेस नजर आ रहा है यहाँ पे, राइट, मसल और न्यूरॉन के बीच, दिस इज कॉल्ड एज द साइनेप्स, फाइन, दिस इज कॉल्ड एज द साइनेप्स, राइट। अब ये जो एंटीबॉडीज बन रहे हैं जाहिर सी बात है दिस इज दे आर बीइंग फॉर्म्ड प्री सिनेप्टिकली, ओके, यानी कि साइनेप्स से पहले ये जो एंटीबॉडीज बनते हैं दे आर कॉल्ड एज प्री सिनेप्टिक एंटीबॉडीज, फाइन, ओके, जो कि कैल्शियम चैनल्स के अगेंस्ट बन रहे हैं। अंडरस्टूड नाउ। अब मायस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है? मायस्थीनिया ग्रेविस में जो है जो एंटीबॉडीज बनते हैं दे विल बी पोस्ट सिनेप्टिक एंटीबॉडीज, बट दैट बेसिकली मींस जो एंटीबॉडीज बनते हैं वो साइनेप्स के बाद बनते हैं, यहाँ पे बनते हैं, ओके। दैट इज व्हाई वी कॉल इट पोस्ट सिनेप्टिक एंटीबॉडीज, पोस्ट सिनेप्टिक ऑटो एंटीबॉडीज, राइट। तो मायस्थीनिया ग्रेविस में जो है एंटीबॉडीज पोस्ट सिनेप्टिक बनते हैं और लैम्बार्ट ईटन सिंड्रोम में एंटीबॉडीज प्री सिनेप्टिक बनते हैं, ओके, अगेंस्ट द कैल्शियम चैनल्स। और मायस्थीनिया ग्रेविस में हमारे पास जो एंटीबॉडीज बनते हैं किसके अगेंस्ट बनते हैं? एसिटाइल कोलिन निकोटिनिक टाइप रिसेप्टर के अगेंस्ट। अंडरस्टूड नाउ, ओके। सो दिस इज अबाउट द लैम्बार्ट ईटन सिंड्रोम। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखना है, राइट, इसमें क्या है कि इसमें जो फॉर एग्जांपल वीकनेस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो वीकनेस है दे विल अकर इन दी यहाँ पे पेल्विक एरिया में, राइट, ओके। पेल्विक मसल्स जो होते हैं ना हमारे पास, पेल्विक मसल्स। अब पेल्विक मसल्स का आपको फंक्शन पता है क्या? नॉर्मली सबसे मोस्ट कॉमन फंक्शन पेल्विक मसल्स का हमें जो है ये फॉर एग्जांपल चेयर से उठने में हेल्प करता है, ओके, चेयर से उठने में, अंडरस्टूड, ओके। जब हम चेयर पे बैठे होते हैं उसके बाद जब हम उठते हैं तो वी यूज़ आवर पेल्विक मसल्स, ओके, इंक्लूडिंग दैट जब हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेयर्स, ओके, जब हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो उस वक्त भी हम क्या करते हैं? अपने पेल्विक मसल्स को यूज़ करते हैं, फाइन। तो ये जो पेशेंट्स आएंगे लंबार्ड ईटन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स दे विल हैव वेरी वेरी कॉमन
क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, वो आपसे कहेंगे कि मैं चेयर से उठ नहीं पाता या तो फिर मैं सीढ़ियों के ऊपर चढ़ नहीं पाता। ओके फाइन। सबसे पहले जो वीकनेस होगा पेल्विक मसल्स, उसके बाद जो आपको शोल्डर के मसल्स नज़र आ रहे हैं, राइट, शोल्डर मसल्स, फाइन। शोल्डर मसल्स में उसके बाद क्या होगा, वीकनेस होगा, फाइन। शोल्डर मसल्स, राइट, शोल्डर मसल्स वीकनेस। ओके, एक तो पेल्विक मसल्स, दूसरा है शोल्डर मसल्स, राइट। उसके बाद फिर आपको पता है ये इसमें जो जितना भी फॉर एग्जांपल वीकनेस है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ओके, नीचे से ऊपर की तरफ। लेकिन आपको पता है जब हम मायस्थीनिया ग्रेविस के बारे में बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो क्लिनिकल फीचर्स जनरेट होते हैं वो हमारे अपर पार्ट ऑफ बॉडी से होते हैं, जैसे कि ओकुलर सिम्टम्स, टोसिस, राइट, डिप्लोपिया, फेशियल वीकनेस, राइट, डिसार्थ्रिया। In the last yesterday's lecture we discussed about these things ना, cranial features। बट इसमें आपको नज़र आ रहा है लैम्बार्ट ईटन सिंड्रोम में जो सबसे पहले जो क्लिनिकल फीचर्स स्टार्ट हो रहे हैं हमारे लोअर बॉडी से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, इंक्लूडिंग दैट दीज पेशेंट्स विल आल्सो हैव ऑटोनोमिक डिसफंक्शंस। ओके, सम ऑटोनोमिक डिसफंक्शंस, राइट, ऑटोनोमिक ऑटोनोमिक डिसफंक्शंस, राइट। हालांकि माइस्थीनिया ग्रेविस वाले पेशेंट्स में देयर वर नो ऑटोनोमिक डिसफंक्शंस। ओके फाइन। सो दिस इज अबाउट द लैम्बार्ट ईटन सिंड्रोम।